हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने टाइप 1 की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह देखा है, जिसमें आप लोगों ने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीखा है। उसके स्टेप्स आप लोगों को ध्यान होंगे और वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कोई डेटा गिवन होता है, दूसरा डेटा निकालना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्टेप्स में हेरफेर करना पड़ता है। अब जैसे अभी नेक्स्ट 3 तरीके की प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने पहले बताया था। अभी हम लोग टाइप 2 प्रॉब्लम देखेंगे। टाइप सेकंड प्रॉब्लम जो होती है उसमें स्टील और कंक्रीट में किसी भी स्टील और कंक्रीट में किसी भी लेवल पे स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं हम लोग। जो टाइप सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कंक्रीट एंड स्टील अंडर गिवन लोडिंग। क्या क्या डेटा गिवन होगा इस सिचुएशन में? आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया का डेटा गिवन होगा, मतलब बी गिवन होगा, डी गिवन, इफेक्टिव डेप्थ गिवन होगी, एएसटी गिवन होगा। अगर इफेक्टिव डेप्थ नहीं गिवन होगी तो टोटल डेप्थ गिवन होगी, इफेक्टिव कवर दिया होगा या फिर मतलब क्लियर कवर दिया होगा, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया होगा, M20 है, M30, M25 है, ऐसे। और इसके अलावा एक्सटर्नल लोडिंग कितनी है वो गिवन होगा। लोडिंग से मतलब है टाइप ऑफ बीम बताया जाएगा कि ये कैंटिलीवर है या सिंपली सपोर्टेड है, और लोडिंग कैसी है, यूडीएल है, पॉइंट लोड है, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो लोडिंग भी गिवन होगी, स्पान भी गिवन होगा। इसका यूज़ करके आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकेंगे। कभी कभी हो सकता है डायरेक्ट आपको बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है वो ही गिवन हो, तो ये तो और अच्छी बात है, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या क्या डेटा आपको पता है? आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा पता होगा, आपको एएसटी पता होगा, इसके अलावा आपको ग्रेड ऑफ स्टील और कंक्रीट ये सब भी बताया जाएगा। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना आएगा ये पता होगा, और आपको क्या निकालना है? स्ट्रेसेस निकालने होंगे। तो आपको क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है? पहले तो आपको टाइप ऑफ कंक्रीट और टाइप ऑफ स्टील से परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालने हैं कि परमिसिबल स्ट्रेसेस कंक्रीट और स्टील में कितने आ रहे हैं। ये किया जाएगा टेबल नंबर 21 और 22 जो कि आईएस कोड में गिवन है, उससे किया जाएगा। ठीक है, ये काम आप पहले भी सीख चुके हैं। स्टेप 1 यहाँ पे पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखनी, ये पूरा प्रोसीजर हम लोग क्या मान के कर रहे हैं कि हम लोग बैलेंस सेक्शन पे काम कर रहे हैं, ये मान के ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या क्या यूज़ करना था? जब क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस गिवन हो तब हमें क्या करना होता था? हमें कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ये हमें करना होता था। अब कंप्रेसिव एरिया कितना है? B इंटू एन है। B मतलब विथ ऑफ द बीम, N मतलब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। और इसका CG कहाँ से हो जाएगा? इसका CG चूँकि रेक्टेंगुलर बनता है इसलिए इसका CG हो जाएगा n/2। कहाँ से? न्यूट्रल एक्सिस से। तो इसका मोमेंट हो जाएगा B इंटू एन इंटू n/2, मतलब BN²/2, जो कि ये है। अब जो AST है उसका क्या होगा? तो जो एरिया है, इक्विवेलेंट एरिया जब हम लोग निकालेंगे, स्टील के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट निकालेंगे तो क्या आ जाता है? M इंटू AST आ जाता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया M इंटू AST हो जाएगा। M इंटू AST, और ये एक्ट कहाँ पर कर रहा है? सपोज ये न्यूट्रल एक्सिस है ये, तो ये जो वैल्यू होती है D-N, तो मल्टीप्लाइड बाई D-N। इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वैल्यू यूज़ किया जाएगा जिसमें से B आपको पता है, AST पता है, M इक्वल टू 280/3 इंटू सिग्मा CBC, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और सिग्मा CBC और सिग्मा ST अभी ऊपर स्टेप नंबर 1 में
कैलकुलेट किया गया था। तो हमें m भी पता है, हमें d की वैल्यू भी गिवन है, तो सिर्फ एक ही अननोन बचता है, वो है n। तो n की दो वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जिसमें आपको पॉजिटिव वाली को कंसीडर कर लेना है और निगेटिव वाली वैल्यू को लीव कर देना है। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। इसका यूज़ होगा आगे, इसलिए हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो आपको एक्सटर्नल लोडिंग गिवन है, उसकी वजह से आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर जो बीम गिवन है वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो मिडिल पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, WL²/8 आएगा। तो W भी गिवन होगा, L भी गिवन होगा, तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कैंटिलीवर गिवन होगा तो WL²/2 आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट लोड गिवन होगा तो उसके लिए भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये भी हमें पता होता है। तो इस तरह हमें गिवन लोडिंग के लिए, गिवन लोडिंग और गिवन बीम की कंडीशन के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो जाएगा क्या, m। इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को बराबर कर देना है, तब हमें स्ट्रेसेस मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हम डायरेक्टली सिग्मा CBC कैलकुलेट करें, या तो हम डायरेक्टली सिग्मा ST कैलकुलेट करें, या दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सिग्मा ST कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो देखिए AST का वैल्यू गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, M भी आपने कैलकुलेट किया, तो सिग्मा ST की वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा ST की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम लोग ट्रायंगल रूल लगाकर ये वैल्यू भी सिग्मा ST की वैल्यू हमें नोन है, सिग्मा ST/m नोन है, यानी हमें D-N नोन है और N नोन है, तो हम ये सिग्मा CBC कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इसको सिग्मा CBC ना बोलें तो ही अच्छा है, सिग्मा C बोलें तो अच्छा है। वैसे तो ये बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन होगा, तो दोनों ही केसेस में वैल्यूज़ जो हैं वो लगभग बराबर ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम इसे सिग्मा C बोलेंगे। कंक्रीट पे लगने वाला एक्चुअल स्ट्रेस है, तो इस तरह हमें सिग्मा C की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब हम लोग इसी प्रॉब्लम का एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखिए जो एग्ज़ाम्पल गिवन है वो क्या कह रहा है, एन RCC बीम 400 × 600 mm इफेक्टिव इज रेनफोर्स्ड विद 4 बार्स ऑफ, ये जो देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन गिवन है वो इफ़ेक्टिव डेप्थ के लिए गिवन है, मतलब कि 400 mm उसका B है और 600 mm स्मॉल d गिवन है। AST का वैल्यू गिवन है 4 बार्स ऑफ 25 mm डाया, तो 25 mm डाया का 4 बार्स, तो एक बार का एरिया हो गया π/4d² × 4 बार का एरिया, ये AST को रिप्रेजेंट करेगा। द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस, इसमें डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट आपको बता दिया गया है, तो आपका क्वेश्चन और इजी हो गया है। लेकिन यूनिट्स देखिए, इस जो बेंडिंग मोमेंट आपको दिया गया m का वैल्यू वो किलो न्यूटन मीटर में है, तो इसको तुरंत आप लोग न्यूटन mm में चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज़ चलेंगी, बाकी जो वैल्यूज़ चलती हैं वो न्यूटन और mm में चलती हैं। तो 150 × 10⁶ न्यूटन mm। अब इसके बाद क्या है, हमें स्ट्रेसेस निकालना है। फाइंड द स्ट्रेसेस सेट अप इन स्टील एंड कंक्रीट इफ m = 13.33। अगर ये स्ट्रेसेस डेवलप हैं स्टील एंड कंक्रीट में, अगर हमें कंक्रीट और स्टील में स्ट्रेसेस निकालने हैं, m का यूज़ हमें 13.33 करना है। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो यहाँ पर टाइप ऑफ कंक्रीट और टाइप ऑफ स्टील जो है वो नहीं बताया गया है, डायरेक्टली m की वैल्यू गिवन है। तो जितना डेटा गिवन हो उसी डेटा का यूज़ करके काम करिए, ज़्यादा खुद का दिमाग नहीं लगाया जाता है।
तो देखिए m की वैल्यू गिवन है, आप m की वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि m इक्वल टू 280/3 इंटू सिग्मा CBC यूज़ करके हम लोग टाइप ऑफ कंक्रीट तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन उसकी कोई नेसेसिटी ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं निकालेंगे उसमें। तो देखिए डायरेक्टली m गिवन है, हमें m इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करना होगा, उससे हमें सिग्मा एस टी का वैल्यू मिल जाएगा। फिर हम लोग सिग्मा एस टी का यूज़ करके ट्रायंगल रूल लगा के सिग्मा c का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस चाहिए होगी। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और लीवर आर्म चाहिए होगा, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये जो है वो हमने B लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट किया हुआ है। फिर इसके बाद बेंडिंग मोमेंट ऑलरेडी गिवन था, उसको न्यूटन mm में चेंज किया हुआ है। फिर न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया गया है। B का वैल्यू 400 है, N का वैल्यू हमें निकालना है, M का वैल्यू गिवन है 13.33, AST का वैल्यू कैलकुलेट किया है 4 बार्स के लिए, और D का वैल्यू भी स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू गिवन है, N का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस तरह हमने N का वैल्यू और N का वैल्यू हमें मिला कितना, 222.319 mm। ये वैल्यू यूज़ की जाएगी। अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, बैलेंस सेक्शन हम एज्यूम करेंगे क्योंकि और कोई सेक्शन मतलब डायरेक्टली वैल्यू जो है निकालने के लिए अगर हम और कोई सेक्शन मानेंगे तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि स्टील का फॉर्मूला यूज़ करें कि कंक्रीट का यूज़ करें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। तो हम लोग इसको बैलेंस सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। बैलेंस सेक्शन हमने एज्यूम कर लिया, तो देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, स्टील की साइड वाला फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि बैलेंस सेक्शन के लिए हम तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या स्टील का या कंक्रीट का, आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सिग्मा एस टी का वैल्यू हमें निकालना है, और ए एस टी जो है वो अभी अभी कैलकुलेट किया है, डी का वैल्यू गिवन है, एन का वैल्यू ये कैलकुलेट किया है न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ डिवाइड बाई 3। तो अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो हमें अभी वैल्यू मिला वो सिग्मा एस टी की अननोन है, इसके साथ ही मिला। अब देखिए मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गिवन है, तो चूंकि बैलेंस सेक्शन है या किसी के लिए भी, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये हमने अप्लाई कर दिया, दिस वैल्यू इक्वल टू मोमेंट बेंडिंग मोमेंट के अप्लाई कर दिया। तो सिग्मा एस टी की नोन है वो हमें मिल जाएगा, और वो कितना मिला, 145.266 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक आंसर हमें पता चल गया, मतलब कि स्टील में स्ट्रेस कितना है ये हमें पता चल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रायंगल रूल अप्लाई करें और कंक्रीट का स्ट्रेस निकालें, कंक्रीट का स्ट्रेस निकालना है हमें। तो देखिए ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे सिग्मा एस टी बाई एम होता है, ये वैल्यू नोन है, एन की वैल्यू नोन है, डी की वैल्यू नोन है, तो ये वैल्यू नोन है, एन की वैल्यू नोन है, तो ये वैल्यू नोन है, सिर्फ एक अननोन है सिग्मा सी, जो कि हमें पता चल जाएगा। तो सिग्मा सी बाई एन इक्वल टू सिग्मा एस बाई एन डिवाइड बाई डी माइनस एन। सभी वैल्यूज़ रख दी और हमें सिग्मा सी का वैल्यू मिल गया कितना, 6.415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यही दो वैल्यूज़ हमसे पूछी गई थी, स्ट्रेस इन कंक्रीट और स्ट्रेस इन स्टील, दो वैल्यूज़ हमसे पूछी गई थी। तो वो दोनों वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर दी, तो क्वेश्चन हमारा यहीं से पूरा हो जाता है। आप चाहें तो लास्ट में एक स्ट्रेस डायग्राम भी बना सकते हैं, वो कंपल्सरी नहीं, बोला नहीं गया है। तो अभी जो है दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला जाएगा, तो उसमें हम लोग बनाएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप 2 का ही दूसरा क्वेश्चन है। एन आरसीसी बीम 300 mm इंटू 640 mm overall is reinforced with 4 bars of 20 mm diameter. The beam has to carry a superimposed load of 60 kN per meter, including the self weight of the beam, over an effective span of 4 meter. Find the actual stresses developed
in steel and concrete, the effective cover is 40 mm. Take m equal to 13.33. Also find the compressive stress in concrete at 50 mm from top of the beam and draw bending stress diagram. ठीक, तो अभी के लिए हम इतने पोर्शन को भूल जाते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो देखिए क्या क्या डेटा गिवन है। ओवरऑल डेटा गिवन है, मतलब कि बी विथ ऑफ दिस सेक्शन गिवन है, ये गिवन है, और ये टोटल डी गिवन है, ये टोटल डी गिवन है। ठीक, इसके अलावा AST का पूरा वैल्यू गिवन है, AST का पूरा वैल्यू गिवन है, 4 बार्स ऑफ डाया गिवन है, 20 mm डाया। इससे हम लोग AST कैलकुलेट कर सकते हैं और वो होगा कितना, 4 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो इस तरह आप लोगों को AST का वैल्यू भी पता चल गया। कुछ डेटा और गिवन है, क्योंकि इसमें मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट नहीं गिवन है, इसलिए कुछ डेटा गिवन है। और वो डेटा है क्या, सुपर इम्पोज लोड गिवन है और इसी लोड में इसका सेल्फ वेट भी इंक्लूडेड है। इफ़ेक्टिव स्पान जो है वो 4 मीटर है। जब कुछ भी ना बताया जाए कि टाइप ऑफ द बीम क्या है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया करिए। अगर कोई अदर टाइप ऑफ बीम होगा तो स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये कैंटिलीवर है या कुछ और बीम है। तो यहाँ पर चूँकि कुछ नहीं बताया गया है, तो हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहे हैं और उसमें यूडीएल लग रहा है कितने का, 50। एक्चुअल में ये यूडीएल प्लस उसका सेल्फ वेट है 50 किलो न्यूटन पर मीटर का। इफ़ेक्टिव स्पान गिवन है 4 मीटर, ये स्पान है इसका। तो इससे हम लोग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, WL²/8। हमें क्या करना है, एक्चुअल स्ट्रेसेस निकालने हैं स्टील और कंक्रीट में कितना आएगा। इफ़ेक्टिव कवर गिवन है 40 mm का इफ़ेक्टिव कवर गिवन है। देखिए टोटल डेप्थ गिवन है और इफ़ेक्टिव कवर गिवन है, तो टोटल डेप्थ माइनस इफ़ेक्टिव कवर हम लोग कर देंगे तो हमें स्मॉल डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह हमें क्या क्या गिवन है, हमें स्मॉल डी गिवन है, टोटल डेप्थ 640 माइनस 40 mm, तो 600 mm स्मॉल डी गिवन है। स्मॉल बी गिवन है, टोटल AST गिवन है, क्योंकि उसका डेटा गिवन है, डाया गिवन है, नंबर गिवन है, तो 4 इंटू π/4 डी स्क्वायर। हमें AST का वैल्यू गिवन है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे सिग्मा S और सिग्मा C पूछा गया है। तो अगर हम सिग्मा S निकाल पाते हैं तो ट्रायंगल रूल लगाकर हम लोग सिग्मा C का वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्रायंगल रूल लगाने के लिए हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकाल लेते हैं। फॉर्मूला ये, चाहे तो फॉर्मूला याद रखिए या फिर ये बात याद रखिए कि कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। इस फॉर्मूले में देखिए B का वैल्यू आपको पता है, N अननोन है, M का वैल्यू पता है, AST पता है, D का वैल्यू पता है, N अननोन है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू है जो N है और वो अननोन है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 वैल्यूज़ N की मिलेंगी, जिसमें से पॉजिटिव वैल्यू आएगी 208.97 mm और ये वैल्यू हम ले लेंगे। बाकी निगेटिव वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं है, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू हमें पता चल गया, यानी अगर हम सिग्मा S कैलकुलेट कर ले जाते हैं तो हम लोग ट्रायंगल रूल लगाकर सिग्मा C का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चूँकि हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और मोमेंट को बराबर करना होगा, तो इसके लिए हमें मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगे। तो चूँकि बैलेंस सेक्शन है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो देखिए सिग्मा S इंटू AST इंटू D माइनस N/3, ये फॉर्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का होता है।
अगर फिर भी नहीं ध्यान रह रहा है तो आपको इतना ध्यान रखना है, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हुआ फोर्स और मोमेंट है, इसलिए फोर्स इनटू लीवर आर्म, और लीवर आर्म है कितना, d माइनस n/3 है। इसमें देखिए n का वैल्यू आपको पता है, d का वैल्यू भी आपको गिवन है, st का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, सिग्मा st अननोन है, वही वैल्यू तो निकालनी है। तो बाकी सब सॉल्व करेंगे तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा सिग्मा st के टर्म्स में। अब हमें एक्चुअल मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, वो कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होगा WL²/8। W की वैल्यू भी गिवन है 50 किलो न्यूटन पर मीटर, और L का वैल्यू भी गिवन है 4 इफेक्टिव स्पान। तो इस तरह हम लोग टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया हमने, वैल्यू आ गई 100 किलो न्यूटन मीटर। अब चूँकि जो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये सारी वैल्यूज़ निकालते हैं वो न्यूटन mm में निकालते हैं, तो हमें ये वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना होगा किलो न्यूटन मीटर से न्यूटन mm में। तो 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करने के लिए 10⁻3, मीटर को mm में चेंज करने के लिए 10⁻3, मतलब 10⁶ का मल्टीप्लाई किया, न्यूटन mm में चेंज हो गया। तो फाइनली जो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिला वो हमें कितना मिला, 10⁸ न्यूटन mm मिला। अब बैलेंस सेक्शन के लिए ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये जो मोमेंट कैलकुलेट हुआ है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं और सिग्मा st जो अननोन है उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा st की वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि एक क्वेश्चन छोटा सा आधा पार्ट जो है वो क्वेश्चन का हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल रूल अप्लाई करेंगे और कंक्रीट में स्ट्रेस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा c/n इक्वल टू सिग्मा st/m डिवाइड बाई d माइनस n, जिसमें से सिर्फ एक ही अननोन है सिग्मा c, तो वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी सिग्मा c की ये। एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप्ड इन कंक्रीट इक्वल टू 6.02 न्यूटन पर mm²। हमने सिग्मा s भी निकाल लिया, हमने सिग्मा c भी निकाल लिया, जितना क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग बाकी बचा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। बाकी बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो क्या करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है कंक्रीट पे 50 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। मतलब कि टॉप ऑफ द बीम से 50 mm, ये देखिए ये कंक्रीट साइड में ये टॉप है, इससे 50 mm की डेप्थ पर जो लेवल आएगा, जो पार्टिकल्स आएंगे कंक्रीट के, उस पे हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है कि उस जगह पे कंक्रीट का स्ट्रेस जो है वो कितना आएगा। तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायंगल रूल से, क्योंकि देखिए ये वैल्यू अगर हमें पता है और न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हमें पता है, तो 208.97 माइनस 50 किया तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ट्रायंगल रूल लगाने वाले हैं। तो 208.97 माइनस 50 इक्वल टू हमें क्या मिला, 158.97, और ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस वैल्यू मतलब 6.02 डिवाइड बाय दिस वैल्यू 208.97, यानी ये इक्वल टू सिग्मा c डैश, यानी ये डिवाइड बाय ये वैल्यू मतलब 158.97 दिस। इसमें सिर्फ एक ही अननोन है सिग्मा c डैश, और सिग्मा c डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो वैल्यू हमें मिली 4.58 न्यूटन पर mm²। अब ये वैल्यू हमारा आंसर है, क्योंकि ये हमसे पूछे गए थे। इसके बाद हमें स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका ये है, पहले हम लोग सेक्शन ड्रॉ करते हैं, जो भी चीज़ें सेक्शन में गिवन होती हैं वो हम लोग, अब तो कैलकुलेट हो चुका है चूँकि सब कुछ, तो सब कुछ सारी वैल्यूज़ हम लोग ड्रॉ करते हैं। 300 mm का बी, स्मॉल डी का वैल्यू है 600 mm, 400 mm का इफ़ेक्टिव कवर है, और टोटल जो डेप्थ है वो है 640 mm।
क्रॉस सेक्शन जो AST गिवन है वो 4 गिवन है 25 mm डाया की। अब स्ट्रेस डायग्राम देखिए, सिग्मा सी पता है, एन पता है, डी माइनस एन पता है, सिग्मा एस टी बाई एम कैलकुलेट कर देंगे, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दी जाती है। मतलब डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, वैल्यूज़ सभी उसमें ड्रॉ कर दी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। टाइप 2 भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब टाइप 3 देखना है हमें। तो टाइप 3 क्या था? टाइप 2 में हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना सीख लिया, टाइप 1 में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख लिया। अब टाइप 3 में हमें डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग इन द सेंस बी और डी का वैल्यू डिसाइड करना है, अगर नहीं गिवन है तो। इसके अलावा हमें AST डिसाइड करना है। AST डिसाइड करना है मतलब कि हमें ये पता करना है कि कौन सा सुटेबल सेक्शन होगा। अब चूँकि ये जो डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और उससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, वो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर लोगों के आंसर्स अलग अलग हो जाते हैं। सपोज़ अगर वैल्यू आई डी इफ़ेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आई सपोज़ 100 mm आ गई, आप चाहते हैं हम ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न है और हम 125 mm देना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। कोई बच्चा चाहेगा कि वो 120 देना चाहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो दे सकता है। तो इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन डिफ़र होने लगते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। थैंक यू क्लास।